वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 5 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है तेजस के बारे में, जहां पर आप अपने प्रीलिम्स 2022 की तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। 250 से अधिक घंटों के लेक्चर्स होंगे, 15 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड मेंटरशिप भी होगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है video.onlyas.in पे, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले आर्टिकल के ऊपर, दैट इज अबाउट नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। देखिए, एडेप्टेशन का मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर ये होता है कि जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से हम खुद में बदलाव कर लें, ताकि क्लाइमेट चेंज में अगर बदलाव हो रहा है तो उसका हमारे ऊपर जो नुकसान है वो कम से कम हो। तो हम कई सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं ताकि बदलते हुए क्लाइमेट को लेकर खुद को ढाल सकें। अभी हाल ही में लोकसभा में ये इन्फॉर्म किया गया कि NAFCC यानी कि नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत अभी तक 30 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जा चुके हैं 27 स्टेट्स एंड यूटीज में। इन प्रोजेक्ट्स के तहत लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है या फाइनेंसिंग करी जा रही है ताकि वो बदलते हुए क्लाइमेट को लेकर खुद को तैयार करें। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब यह है कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, और इस स्कीम को सेटअप किया गया था 2015-16 में। इसका उद्देश्य यही है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जो एडाप्टेशन है उसकी कॉस्ट को हम मीट कर सकें। स्टेट्स और यूटीज जो इंडिया में हैं, जो वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसके एडवर्स इफेक्ट को उन्हें कम से कम फेस करना पड़े। इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर देखिए, प्रोजेक्ट मोड पर इसमें अभी तक 30 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं। इसे इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है यानी कि NIE, नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, वो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो प्रोजेक्ट है वो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वाटर, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म, इन सभी सेक्टर्स में रिलेटेड है। जो NFCC है ये केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया गया है कोस्टल एरियाज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। मतलब बाकी राज्यों में भी है, बट इन राज्यों में कोस्टल एरियाज को लेकर ये एडाप्टेशन का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया और उसे इम्प्लीमेंट किया गया। इसका जो फ्रेमवर्क है वो कैसा है, देखिए, फंड जो है वो कुछ इस तरीके से अलोकेट किया जा रहा है ताकि क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट हैं उनके रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। हम मल्टी सेक्टोरल, क्रॉस सेक्टोरल बेनिफिट्स को अवेल कर सकें, वाटर और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, इन सभी चीज़ों को बढ़ाया जा सके। फर्दर हम इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल कैपेसिटी को बढ़ा सकें कि वो अगर कोई रिस्क आता भी है क्लाइमेट चेंज का तो उसे अच्छी तरीके से हैंडल कर सके, सोशियो इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल लॉसेस कम से कम हो। अब आइए बात करते हैं एडाप्टेशन फंड की। इस फंड को 2001 में लाया गया उन सभी पार्टीज के लिए जो क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा थे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं जिसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस सन में तैयार किया गया, इसको जरूर से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें जो फाइनेंसिंग की जाती है वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट का भी हिस्सा होती है। एडाप्टेशन फंड को सुपरवाइज और मैनेज करने के लिए एक एडाप्टेशन फंड बोर्ड वर्क करता है, जिसमें होते हैं 16 मेंबर्स और 16 अल्टरनेट्स जो इन 16 मेंबर्स की जगह ले सकते हैं, और ये ट्वाइस अ ईयर मतलब साल में 2 बार मीटिंग जरूर करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्राफीन इनोवेशन सेंटर के बारे में है। केरला की सरकार ने अभी हाल ही में कंट्री का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्टैब्लिश करने की बात की है केरला के थिरुसुर में। इनोवेशन सेंटर क्रॉस फंक्शनल प्लान तैयार करेगा और न्यू आइडियाज़ के लिए सेफ हेवन की तरह काम करेगा। मतलब ग्राफीन के लेकर जो भी रिसर्चेस की जानी है वो इस सेंटर की तरफ फैसिलिटेट होंगी। ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा ना केवल इंडिविजुअल्स को बल्कि ग्रुप्स को भी, कि वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। अलग अलग कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं, अलग अलग टाइम जोन में एग्जिस्टिंग कंट्रीज़ हैं, कि वो आपस में अपने थॉट्स के जो इंपॉर्टेंट क्रिएशंस हैं उन्हें शेयर कर सकें और आइडियाज़ को टेस्ट कर सकें थ्रू दिस सेंटर, इनोवेशन सेंटर। इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन ये 86.41 करोड़ की कॉस्ट पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे प्रोवाइड करवाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि ग्राफीन है क्या। ग्राफीन 1 एटॉम थिक लेयर है कार्बन एटॉम्स की। अब आपको ये मतलब समझ में आया नहीं होगा। 1 एटॉम थिक लेयर क्या होती है। देखिए, 1 एटॉम थिक लेयर का मतलब ये है कि जो लेयर होती है ये एक पतली शीट के फॉर्म में होती है। मतलब एक एक एटॉम की एक लेयर होती है। ये आपको केवल 2D में मिलेगा, इसका 3D स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। एटॉम्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक हेक्सागोनल जो 6 एटॉम का एक स्ट्रक्चर होता है वो तैयार हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इस हिसाब से पतला होगा क्योंकि एक ही एटॉम की लेयर होगी। इलेक्ट्रिकली और थर्मली बहुत ज़्यादा कंडक्टिव है। मतलब अगर आप इससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवा रहे हैं तो लॉस बहुत ही कम होगा या नहीं होगा।
काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है ये, जिसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। 19वीं शताब्दी से, इनफैक्ट आई विल से 20th सेंचुरी से ही जो साइंटिस्ट हैं इस मटेरियल को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे थे। बाद में 2004 में इसे एक फिजिकल फॉर्म दिया गया और जिन साइंटिस्ट ने इसे खोजा था 2010 में उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ये काफ़ी वंडरफुल मटेरियल है, इसीलिए कई बार इसे वंडर मटेरियल कहा जाता है। जो इसकी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल हम इंडियम यहाँ पर OLED यानी कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड में भी कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन्स या स्क्रीन्स को ग्लो करने के लिए किया जाता है या उसमें जो रोशनी आती है उसके लिए। स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि इससे उनकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी अगर हम ग्राफीन का यूज़ करें तो। ये हेक्सागोनल शेप है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ग्राफीन के पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एंटी कोरोजन कोटिंग में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंट्स में, प्रिसाइज सेंसर्स में, फास्ट एंड एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज, इफिशिएंट सोलर पैनल्स, फास्टर DNA सीक्वेंसिंग, ड्रग डिलीवरी और कई सारे फॉर्म में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सारी बातें ग्राफीन के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल परम प्रवेग के बारे में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ने अभी हाल ही में इंस्टॉल किया है और कमीशन किया है परम प्रवेग। ये काफ़ी पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। इसे डिज़ाइन किया है CDAC ने, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। ये इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के पास आज तक जो भी सुपर कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं उनमें सबसे बड़ा है। इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर में ही तैयार किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इससे जो एजुकेशनल परस्यूट है, रिसर्च है, उसमें बढ़ावा मिलेगा। इस सुपर कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो 3.3 पेटाफ्लॉप की है, मतलब ये एक सेकेंड में 1015 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करते हैं। 2015 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत हमें 70 हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स डेवलप करने थे, जिनका इस्तेमाल वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में किया जाएगा। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपीस का एलोकेशन भी किया गया था और जो इस मिशन के लिए पेरेंट बॉडी है दैट इज MEITI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है वही से हैंडल करता है। NSM के लिए जो नोडल एजेंसी है दैट इज CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस यानी कि IISc बेंगलुरु। इसके तहत हमें 20,000 स्किल्ड पर्सनल्स का एक स्ट्रॉन्ग बेस भी तैयार करना है जो कि सुपर कंप्यूटर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हैंडल करने में कैपेबल हों और ये काम भी हमें 5 सालों के भीतर करना था। बातें तो सारी अच्छी अच्छी थी, लेकिन 2020 में एक RTI के रिप्लाई में ये खबर आई कि इस प्रोग्राम के तहत, इस मिशन के तहत अभी तक केवल 3 ही सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए, जबकि बनाए जाने थे 70। उस हिसाब से ये नंबर्स ना के बराबर हैं, बहुत ही कम हैं। परम शिवाय, परम शक्ति और परम ब्रह्म, यही 3 सुपर कंप्यूटर्स हैं जो अभी तक बनाए जा सके हैं इसके अंडर में, और अभी परम प्रवेग आया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पुनौरा धाम के बारे में है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को रिक्वेस्ट किया था कि पुनौरा धाम को रामायण सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम का हिस्सा बना दिया जाए। जो पुनौरा धाम है उसे कुछ समय पहले प्रसाद स्कीम के तहत भी लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। जो पुनौरा धाम है ये बर्थ प्लेस माना जाता है माता सीता का। 10 एकड़ में ये पूरा एरिया फैला हुआ है पुनौरा गांव में, जो कि आपको सीतामढ़ी टाउन के 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर मिलेगा। यहाँ पर हमें राम जानकी मंदिर भी मिलता है और एक पॉन्ड मिलता है जिसका नाम है सीता कुंड, और एक हॉल भी है। प्रसाद स्कीम की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2014-15 में इसे लॉन्च किया था। तब इसका नाम सिंपली प्रसाद हुआ करता था, यहाँ पे H नहीं था, दैट रिप्रेजेंट्स हेरिटेज। बाद में इसमें H ऐड किया गया 2017 में और इसे एक नेशनल मिशन का फॉर्म दे दिया गया और तब नाम बदल के रख दिया गया नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए, रिजुविनेशन और स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन किया जाए, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स का कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच अपनाया जाए, लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और अवेयर किया जाए इन साइट्स के बारे में। इसके अलावा हमें इस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना होगा कि जो इंफ्रा गैप है उसे हम फुलफिल कर सकें। बात करते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम की। इस स्कीम को 2014-15 में लाया गया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार वहन करेगा। इसके माध्यम से हम जो भी टूरिस्ट सर्किट हैं उन्हें आपस में जोड़कर एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक मेजर इंजन बन सके जॉब क्रिएशन का। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसके लिए जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करवाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लोकसभा को इस अलायंस के बारे में इन्फॉर्म किया। रिवर सिटीज अलायंस मतलब
नदियों के किनारे बसे शहरों का अलायंस। कई सारे इसमें शहर आएंगे और बेसिकली शहरों की बात की जा रही है, मतलब जो भी ऐसी नदियां हैं जो अर्बन एरिया से होकर गुजरती हैं, तो उनके आसपास जो शहर बसे हैं वो आपस में एक अलायंस कर रहे हैं। रिवर सिटीज अलायंस जो है उसे लॉन्च किया गया था इस ऑब्जेक्टिव के साथ, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म बना सकें जहां पर वो सभी शहर इकट्ठा हों जिनके पास नदियां हैं या जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, वो प्लान डिस्कस करें कि रिवर्स को कैसे प्रिजर्व किया जाए या इनकी वाटर क्वालिटी को कैसे बढ़िया रखा जाए। इनिशियली इसमें 30 सिटीज शामिल हुई थी, जिनमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज शामिल हैं। हालांकि अभी ये सभी सिटीज के लिए ओपन है। कोई भी सिटी जो कि नदी के किनारे बसी हुई है वो किसी भी समय इस अलायंस का हिस्सा खुद को बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट एक्शन प्लान्स को इंप्लीमेंट करते हैं ताकि वाटर को रिस्टोर किया जा सके अंडर दिस अलायंस। जो इंप्लीमेंटेशन है इस पूरे प्रोग्राम का या जो मॉनिटरिंग है उसे स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी करते हैं और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी की द्वारा ये काम किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विंटर ओलंपिक्स के बारे में है। अभी हाल ही में विंटर ओलंपिक्स को इंडिया ने ऑफिशियली डिप्लोमेटिक तरीके से बाइकआउट कर दिया है। कई सारे देश इसे काफी लंबे समय से बाइकआउट करने को लेकर अनाउंस कर चुके हैं कि चाइना उइगर मुस्लिम्स का प्रोसिक्यूशन करता है। इस आधार पर कई सारे देश बाइकआउट कर रहे थे। हालांकि इंडिया ने इस पर कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया ने भी इसे बाइकआउट करने की घोषणा कर दी। हुआ ये कि 2020 में जो इंडिया और चाइना के बीच में क्लैशेस हुए थे, उस क्लैश में जो एक मिलिट्री कमांडर इन्वॉल्व था उसे चाइना ने ओलंपिक टॉर्च बेरर बना दिया, जो भी ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें, जबकि ये गलवान इंसिडेंट में इन्वॉल्व था चाइना की तरफ से। इस बात पर इंडिया ने अपनी नाराजगी जताई और विंटर ओलंपिक्स को डिप्लोमेटिकली बाइकआउट करने की घोषणा कर दी। जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये प्रीमियर कंपटीशन है स्पोर्ट्स के, जो आइस या स्नो से रिलेटेड होते हैं। हर 4 साल में एक बार इन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है। आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, फिगर स्केटिंग जैसे कई सारे गेम्स इसका हिस्सा होते हैं। फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स 1924 में हुआ था फ्रांस के चैमोनिक्स में। 1908 या उसके पहले आसपास तक ये जो विंटर वाले गेम होते थे ना, ये भी समर का हिस्सा होते थे। 1924 में पहली बार एक विंटर स्पोर्ट के लिए अलग से पूरा स्पोर्ट ऑर्गेनाइज किया गया। तब इसका नाम विंटर ओलंपिक्स नहीं था, तब इसका नाम महज इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट्स वीक था। ये 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। फ्रांस ने उस साल के ओलंपिक्स को होस्ट किया था। उसके 2 साल बाद यानी कि 1926 में ऑफिशियली 1924 में हुए इस जो भी ये गेम्स थे इन्हें विंटर ओलंपिक का दर्जा दे दिया गया। और इस बार का जो है वो 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में चाइना में हो रहा है। इंडिया 1964 से ही विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करता रहा है, यद्यपि इस बार इंडिया ने डिप्लोमेटिकली इसे बाइकआउट करने के लिए कह दिया। रिवीजन करते हैं। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, सिडबी नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसके लिए गलत है। नाबार्ड है। कंट्री का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरला के थिरुसुर में, ये सही है। परम प्रवेग, सीडेक इसे डिजाइन कर रहा है या डिजाइन किया है सीडेक ने, ये भी सही है। विंटर ओलंपिक्स फ्रांस के चैमोनिक्स में हो रहे हैं, गलत है। ये पहला वाला था, अभी तो चाइना में हो रहा है। स्वदेश दर्शन स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2014-15 में लॉन्च हुआ। ये वाला तो सही है, लेकिन सेंट्रल सेक्टर है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।